कुछ और भी बातें जो दर्शकों तक पहुंचाना बहुत जरूरी है, क्योंकि इस बार सीटों का उलटफेर बहुत होगा और सीटों के उलटफेर में कई बीजेपी के सिटिंग एमपीज भी चेंज होंगे। मैं आपको यह बताना चाहूंगा, इसलिए गणित जो है बहुत उलझा हुआ है, पेचीदगियों से भरा हुआ है। चिराग की जो बोल है या चिराग की जो भाषा है, उसके पीछे यह भी मकसद है, क्योंकि चिराग सिर्फ नंबर ऑफ सीट्स ही नहीं चाहते, मनचाही सीटें भी चाहते हैं। ऐसे में सवाल उठता है कि बीजेपी के तरफ से कहा गया है कि आप खुद क्यों नहीं जेडीयू से बात करते, यह भी जान लीजिए। सवाल उठता है कि क्या चिराग पासवान जेडीयू से बात करना चाहेंगे। आप पूछेंगे मैं ऐसा क्यों कह रहा हूं। मैं ऐसा इसलिए कह रहा हूं कि आप 2 सीट देखिए, नवादा और जहानाबाद। नवादा बीजेपी खुद लड़ना चाह रही है और जहानाबाद पे सिटिंग एमपी जेडीयू के हैं। जेडीयू के सिटिंग एमपी हैं चंद्रवंशी। अब ऐसे में सवाल उठता है कि चिराग पासवान चाहते हैं कि नवादा मिले या जहानाबाद मिले, क्योंकि इन दोनों सीट पर से उनके एक पूर्व सांसद, जो कभी पूर्व सांसद रहे हैं, पहले वो उपेंद्र कुशवाहा के साथ भी पार्टी में रह चुके हैं, अरुण कुमार, वो चाहते हैं अरुण कुमार को जहानाबाद से उतारें। बीजेपी चाहती है कि हम जितने घटक दल हैं हम आपस में बात भी करें। चिराग चाहते हैं कि मेरा गठबंधन तो बीजेपी से है, बीजेपी जेडीयू से बात करे। अब बीजेपी के लिए असहज स्थिति होती जा रही है कि ये सीटों का बंटवारा किस तरीके से। मैंने अपने वीडियो के जरिए पहले भी ये कहा था कि चिराग पासवान ने एक आइस ब्रेक करने की कोशिश की है। वो इस फिराक में है कि जमुई अशोक चौधरी ले लें, क्योंकि अशोक चौधरी नीतीश कुमार के सलाहकार हैं और बेहद करीबी माने जाते हैं, बड़े नेता हैं जेडीयू के। अगर वो अशोक चौधरी को साध लेते हैं तो निश्चित तौर पर कहा जा सकता है कि बहुत हद तक नीतीश को भी साध लेंगे, लेकिन क्या जहानाबाद की सीटें एक्सचेंज कर पाएंगे, ये भी एक बड़ा सवाल है। ये भी सवाल उठ रहा है। इसलिए बीजेपी की तरफ से जो बात कही जा रही है कि आप खुद जेडीयू से बात करिए, चिराग उससे बचते हुए दिख रहे हैं। वो चाहते हैं कि बीजेपी उनके लिए तमाम सीटें आवंटित करे और वो हर चीज को इंश्योर कर लेना चाहते हैं। चूंकि समय कम रह गया है, अपनी महत्ता को वो एनडीए में समझ रहे हैं, उनके लिए दूसरे दरवाजे भी खुले हुए हैं, इसलिए चिराग हार्ड बार्गेनर की तरह बिहेव कर रहे हैं, एक्ट कर रहे हैं। जहां तक मुकेश सहनी का सवाल है, तो मुकेश सहनी के बारे में मैं आपको साफ कह दूं कि मुकेश सहनी बाजी हार चुके हैं। वक्त को उन्होंने नहीं पहचाना, समय को नहीं पहचाना। कुछ दिन वो मंत्री रहे, उसके बाद बीजेपी ने उनका एमएलसी का पीरियड एक्सटेंड ही नहीं किया, मंत्री से हटा दिया, बीजेपी के विरोध में आ गए, महागठबंधन में चले गए। फिर नीतीश कुमार ने लंबे समय तक उनका घर खाली नहीं कराया। ये ठीक है, कहा जाता है नीतीश जिधर रहेंगे मुकेश सहनी भी उधर रहेंगे, पर बीजेपी बांटेगी सीट 40 ही ना, 40 से ज्यादा तो नहीं बांट सकेगी। ऐसे में सवाल उठता है कि 17 सीट पे बीजेपी लड़ती है, 15 या 16 सीट पे जेडीयू लड़ती है, तो आप 16 मान लीजिए, क्योंकि उनके सिटिंग एमपीज हैं, तो 17, 16, 33। वैसे मेरी जानकारी है जेडीयू पूर्णिया छोड़ रही है, पूर्णिया देने जा रही है, तो 17, 15, 32 में फिर 8 सीट बचते हैं। 8 में अगर 5 दे देती है चिराग पासवान को तो 32, 5, 37। 1 सीट देती है उपेंद्र कुशवाहा को तो 38, और 1 सीट किसको देती है? मुकेश सहनी को, 39। 1 सीट और बचता है, वो बचता है जीतन राम मांझी। जीतन राम मांझी अगर कहते हैं लोकसभा चुनाव मैं लड़ूंगा ही लड़ूंगा, तो जीतन राम मांझी को भी 1 सीट गया दिया जाएगा। वैसे मैं आपको बता दूं कि बीजेपी के अंदर इस बात को लेकर के भी चर्चा चल रही है कि जीतन राम मांझी को एक लोकसभा सीट देने की बजाय उन्हें 1 मंत्री पद ही दे दिया जाए सरकार। तो अगर उनको 1 मंत्री पद दिया जाएगा तो बीजेपी में यह विश्वास है कि जीतन राम मांझी उसको लेकर के ज्यादा खुश हो जाएंगे। अब जीतन राम मांझी को खुश करने की जरूरत क्यों है बीजेपी को? यह भी आप सवाल पूछ सकते हैं। केवल राजनीति में रिश्ते अच्छे से बातचीत कर लेने की वजह से ही नहीं होता। राजनीति में रिश्ते राजनीतिक जरूरतों की वजह से होती है मुख्य तौर पर। जीतन राम मांझी के साथ 4 एमएलए हैं,
और एक बात मैं आपको बता दूं दर्शकों के सामने, मैं गारंटी के साथ एक बात की घोषणा करने जा रहा हूं कि इस बार मोतिहारी से राधा मोहन सिंह चुनाव लड़ने नहीं जा रहे। ये आप सुन लीजिए, राधा मोहन सिंह मोतिहारी से चुनाव नहीं लड़ेंगे। और जब राधा मोहन सिंह से पूछा गया कि आप कहां से चुनाव, आप अगर नहीं लड़ेंगे तो आप किसी का नाम सजेस्ट करिए, तो चूंकि राधा मोहन सिंह खुद राजपूत समाज से आते हैं और अपनी राजनीति को जिंदा रखने के लिए उन्होंने जिस शख्स को चुना है उनका नाम है प्रमोद कुमार। यह भी मैं आज बड़ी घोषणा आप इस प्लेटफॉर्म से कर रहा हूं। अब आप समझिए कि प्रमोद कुमार कौन है, तो एमएलए हैं। अब एक एमएलए को एमपी के लिए चुनाव लड़ाया जाएगा तो उनको क्या करना होगा, अपनी सीट से इस्तीफा देना। बिल्कुल। और अपनी सीट से जब इस्तीफा देना होगा तो आप विधानसभा में गणित देखिए, 78 एमएलए बीजेपी के हैं, 45 जेडीयू के हैं, तो 78 और 45 कुल कितने हो जाते हैं, 123 हो जाते हैं। और 4 एमएलए जीतन राम मांझी के हैं तो कितने हो जाते हैं, 127 हो जाते हैं। अब सोचिए 78 में से एक लड़ने चले जाते हैं चुनाव और वो जीत जाते हैं तो 77 हो जाता है। 77 और 45 122 हो जाएगा, और 122 हो जाएगा तो जादुई आंकड़ा क्या है मेजॉरिटी का, 122। लेकिन 122 में एक तो स्पीकर होगा जो नॉर्मल सिचुएशन में अपने आप को तटस्थ रखना चाहता है, तो इनके पास कायदे से 121 ही बचा। तो इनकी सरकार को हमेशा डिपेंडेंट रहना पड़ेगा किस पे, जीतन राम मांझी पे। जी। आप समझ रहे हैं मेरी बात? तो जीतन राम मांझी इस लिहाज से इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। इसलिए बीजेपी के अंदर इस बात को लेकर के भी चर्चा जोरों पर थी कि अगर विधायक को टिकट दिए तो सरकार की उम्र कम हो जाएगी, सरकार को भी बचाए रखना है। और बीजेपी ने जो आरजेडी के विधायकों को तोड़ा है उसको एक अलग गुट की मान्यता दी गई है, लेकिन वो गुट फिर जब ये महसूस करेगा कि हम पर सरकार टिकी हुई है तो वो सरकार से हार्ड बार्गेन करेगा, बहुत कुछ कराने लगेगा। क्या सरकार उसके लिए तैयार होगी? इसलिए राजनीति में कई चीजें ऐसी दिखाई जाती हैं ताकि वो भी अपनी हैसियत को, एक सीमा रेखा को पार ना कर सके और ज्यादा बार्गेन ना कर सके। इसलिए तमाम परिस्थितियों को आप देखेंगे तो आप पाएंगे कि जो बिहार के एनडीए का पेच है वो उसको सुलझाना बहुत आसान नहीं है, क्योंकि बहुत सीटों की अदला बदली होनी है। उसमें एक विधायक भी चुनाव लड़ने जा रहे हैं और सीटों की अदला बदली में सबको एक दूसरे से बात करना पड़ेगा। 3 इंपॉर्टेंट घटक दल हैं, बीजेपी, जेडीयू और एलजेपी रामविलास, उसके बाद ही किसी की बारी आती है। इन तीनों को संतुष्ट करना पहली प्राथमिकता है और यह काम बीजेपी करेगी। जेडीयू जहां नहीं मानेगी वहां बीजेपी कहना चाह रही है कि आप चिराग पासवान आप खुद बात करिए जेडीयू से और एक्सचेंज कर लीजिए कैसे क्या करना है। उसको लेकर के चिराग बिफर उठते हैं, उनको लगता है कि नीतीश कुमार उनकी बात नहीं मानेंगे। इसलिए चिराग पासवान समय समय पर भड़क रहे हैं, एक दूसरा विकल्प भी खुला रख रहे हैं। तीसरी बात यह भी सामने आ रही है कि वो अकेले भी चुनाव लड़ सकते हैं। लेकिन जहां तक मेरी राजनीतिक समझ है और मेरी जो जानकारी है, मुझे नहीं लगता कि चिराग पासवान 2020 वाली गलती करेंगे, क्योंकि 2020 में अकेले तो वो उतर गए थे, उनकी सभा में भीड़ भी खूब आती थी, पर एमएलए एक जीता था और वो एमएलए भी उनके साथ रह नहीं पाए थे। इसलिए मुझे लगता है कि वो हरा जरूर सकते हैं। उनकी स्थिति ओम प्रकाश राजभर वाली है, जो उत्तर प्रदेश की सियासत में ओम प्रकाश राजभर की है, कि जिसके साथ चले जाते हैं 15-20 सीट पर बहुत फर्क पड़ जाता है। लेकिन अकेले वो कुछ नहीं कर सकते, खुद जीत नहीं सकते। इसलिए चिराग पासवान जब एनडीए में रहते हैं, बीजेपी में रहते हैं, तो उनका राजनीतिक हित ज्यादा सधता है। केंद्र से लेकर के राज्य तक में उनकी राजनीति ज्यादा सफल दिखाई पड़ती है। मुझे लगता है कि अंततो गत्वा चिराग पासवान मान ही जाएंगे, उनको समझा लिया जाएगा और बीजेपी इसमें प्रमुख भूमिका निभाएगी।